मेरे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मानव नेत्र कैसा होता है। तो मानव नेत्र कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ें। तो ये है हमारे एक मॉडल का फेस। इसमें ये जो मानव नेत्र है इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बीच में एक ब्लैक और उसके किनारे किनारे वाइट कलर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको और जूम करें और डिटेल देखें तो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये बीच में एक ब्लैक पोर्शन है और उसके चारों तरफ एक और सर्कल बना हुआ है। यह सर्कल ब्लू कलर का भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, नॉर्मली ब्लैक होता है। और इस सर्कल के अंदर भी एक और सर्कल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो इस वाइट वाले पोर्शन को क्या नाम दिया गया है, इस वाले सर्कल का क्या नाम है, इस वाले सर्कल का क्या नाम है, इस सर्कल का काम क्या है, और ये जो छोटा सा गोल सा है ब्लैक कलर इसका काम क्या है, और ये जो वाइट कलर है इसका काम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अगर हम अपने फेस का डिसेक्शन करके देखें तो ये पूरा हमारा फेस है। यहाँ पर ये आँख है, इसका हम डिसेक्शन करते हैं तो आँख जो है ये इस प्रकार से एक बॉल के तरह की संरचना दिखाई देती है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो वाइट पोर्शन है, ये इधर भी वाइट पोर्शन है। तो ये जो आँख है इस आँख का ये पोर्शन और इधर से ये पोर्शन, ये क्या है, ये हमारे चेहरे के बोन्स के अंदर धंसा होता है। हमको बाहर से यहाँ तक का पोर्शन दिखाई देता है। तो ये बाहर से हमको ये वाइट पोर्शन दिखता है, इधर से ये वाइट पोर्शन दिखता है, और ये हमारा ब्लू या ब्लैक पोर्शन दिखाई देता है, और इसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक और पोर्शन दिखाई देता है। अगर हम डिसेक्शन करके इस बॉल को बाहर निकालें तब इस बॉल का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, तब हम देखेंगे इस बॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये सामने से दिख रहा है और ये साइड से दिख रहा है। सामने से देखेंगे इस प्रकार से जो बॉल हमने निकाल लिया है, और अगर साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है इसको हम इस तरह से काट करके देखें तब हमको कैसा दिखाई देता है। तो जब हम इसको काट कर देखेंगे, ये ध्यान देंगे कि यहाँ से ये पोर्शन हमारे सिर के बोन्स के अंदर धंसा होता है। हमको बाहर से ये वाइट पोर्शन दिखता है और उसके ऊपर ये ब्लैक पोर्शन दिखता है, उसके बीच में एक और ब्लैक होल दिखता है। अब हम इसको इस प्रकार से सेक्शन काट करके देखें तो हमको वह सेक्शन कैसा दिखाई देगा और उस सेक्शन में कौन कौन से पार्ट होंगे। तो हमने उस बाल को इस प्रकार से काटा। काटने के बाद हमको कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके बारे में देखें। तो जब बॉल को काटते हैं तो उसमें 3 लेयर दिखाई देते हैं। ये जो सबसे बाहर का लेयर है, इस बाहर के लेयर को क्या नाम दिया गया है, स्क्लीरा। बाहर के लेयर को नाम दिया गया है स्क्लीरा। तो हम जब इसका सेक्शन काट करके देखते हैं तो जो गोल सा हमारा स्फीयर था जिसको हम कहते हैं आई बॉल या नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक 3 परतों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे बाहर और सबसे मजबूत परत होता है स्क्लीरा, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। सबसे बाहर और सबसे मजबूत पटल कौन सी है, स्क्लीरा। स्क्लीरा के बाद एक ब्लैक कलर का परत है
ब्लैक कलर का लेयर है इसको कहते हैं कोरोइड, और तीसरा जो सबसे आखिरी में अंदर की तरफ होता है इसका नाम है रेटिना। तो आई बॉल हमारे 3 लेयर से मिलकर के बने हैं। कौन कौन सा? सबसे बाहर स्क्लीरा, उसके अंदर कोरोइड और उसके अंदर रेटिना। जो चित्र हमको दिखाई देता है, हमारी देखने की क्षमता जो होती है वो रेटिना के कारण होती है। तो आई बॉल में 3 परत या 3 लेयर्स होते हैं, स्क्लीरा, कोरोइड और रेटिना। अब ये रेटिना जो है, ध्यान से देखेंगे, यह रेटिना आ करके यहाँ पर खत्म हो जाता है। रेटिना जो है आ करके खत्म हो गया, और ये जो कोरोइड है, ये कोरोइड आगे बढ़ता है, और यहाँ पर आगे जाने के बाद क्या होता है, ये कोरोइड यहाँ आता है आगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर से यहाँ पर एक मांसपेशी जुड़ी हुई है। ऊपर भी देखेंगे और नीचे भी देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर से एक मांसपेशी जुड़ी हुई है। इस मांसपेशी को कहते हैं सिलियरी मसल। इस मांसपेशी को कहते हैं सिलियरी मसल। ये लिगामेंट्स लिखा है, इसको छोड़ देते हैं, हम केवल इसको समझें कि ये सिलियरी मसल्स होते हैं। और यह सिलियरी मसल से सटा हुआ एक हमारा नेत्र लेंस होता है। ये नेत्र लेंस हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर में है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसा है। ये नेत्र लेंस हमारे आंख के अंदर जो पाया जाता है वो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और यह अपने आप मोटा और पतला हो सकता है, अर्थात इसकी फोकस दूरी अपने आप चेंज हो सकती है। जैसे जिस फोकस दूरी की ज़रूरत हमको होगी, ये जो सिलियरी मसल्स हैं इसको मोटा कर देगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, पतला कर देगा तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात इसका फोकस दूरी ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होता है। तो ये हो गया, सिलियरी मसल का काम है लेंस की फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना, और लेंस का काम होता है कि बाहर जो भी वस्तु है उसके इमेज को रेटिना पर बनाना। फिर उसके बाद से ये जो हमारा स्क्लीरा था बाहर वाला, ये स्क्लीरा ये वाइट कलर का बॉल होता है। ये पूरा स्क्लीरा वाइट कलर का बॉल होता है। तो ये जो वाइट कलर होता है ये क्या होता है? अपारदर्शक होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद यह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जो हमारा स्क्लीरा है दृढ़पटल, वह बाहर कुछ जगह पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कुछ जगह पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कौन सी जगह पर ट्रांसपेरेंट होता है? तो हम देखेंगे कि ये जो व्हाइट है, इस जगह पर जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण प्रकाश किरणें यहाँ से अंदर जा सकती हैं। ट्रांसपेरेंट होने के कारण प्रकाश किरणें यहाँ से अंदर जा सकती है। अब ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको समझने का प्रयास करें। तो हम देखेंगे ये जो स्क्लीरा था इस जगह पर आकर के ट्रांसपेरेंट हो गया। इस जो ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है इसको कहते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्निया। फिर इसके बाद ये अंदर जो मसल्स लटक रहे हैं, इस मसल्स को कहते हैं आइरिस। इस मसल्स को कहते हैं आइरिस। ये मसल्स यहां पर हमको एक छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है। इस स्पेस को ये क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये आइरिस हो गया। और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो लेंस, आइरिस, प्यूपिल, और यहीं से प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं और इसका चित्र इस रेटिना पर बनता है। इस रेटिना पर 2 पोर्शन हम देखेंगे कि इस पोर्शन से दृक् तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती हैं और ये पहुंचती हैं ब्रेन तक। तो जहां से ये
दृक् तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, यहाँ पर अगर कोई इमेज, कोई चित्र बनता है तो वह हमको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर ये जो छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं येलो पॉइंट या पीत बिंदु। तो जो येलो पॉइंट या पीत बिंदु है, यहाँ पर जो चित्र बनता है यह हमको बहुत ही साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो पूरी रेटिना पर जो येलो पॉइंट है लेंस के ठीक सामने होता है, ये जो येलो पॉइंट है, यहाँ पर जो चित्र बनता है वह चित्र हमको बहुत ही साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से नर्व तंत्र, ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती हैं, जिस कारण से इस जगह पर बने हुए चित्र हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे ज़्यादा और सटीक चित्र हमको येलो पॉइंट पर बना हुआ दिखाई देता है, जबकि ब्लाइंड पॉइंट पर बना हुआ चित्र हमको दिखाई नहीं देता है। सबसे बाहर हमारा स्क्लीरा होता है, जो बाहर आगे की तरफ आने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो उस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये आइरिस लगा हुआ है, और आइरिस में जो छोटा सा छेद बचा हुआ है, इसी छेद को क्या कहते हैं? इसी छेद को कहते हैं प्यूपिल। यहीं से प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं। आइरिस जब सिकुड़ जाएगा, आइरिस जब यहाँ पर आ जाएगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और आइरिस जब यहाँ चला जाएगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। जब प्यूपिल छोटा है तो कम प्रकाश किरणें अंदर जाएंगी, और जब प्यूपिल बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा प्रकाश किरणें अंदर जाएंगी। जब हम धूप में होते हैं तो प्यूपिल हमारा छोटा हो जाता है। जब हम धूप में जाते हैं तो यह प्यूपिल हमारा छोटा हो जाता है, क्योंकि धूप में प्रकाश की होती है और उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है, कम करना है, इसलिए प्यूपिल सिकुड़ करके इतना सा हो जाएगा ताकि इसमें से कम प्रकाश अंदर जा सके। और जब हम अंधेरे में होते हैं तब यह प्यूपिल फैल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है ताकि अब और ज़्यादा प्रकाश अंदर जा सके। तो धूप में जब जाएंगे तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और जब अंधेरे में रहेंगे तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। यह हमारे नेत्र का संरचना हो गया। अब हम कॉपी पर नेत्र बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन कह दिया कि नेत्र का चित्र बनाइए, नेत्र की संरचना का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो नेत्र की संरचना का चित्र कैसे बनाएंगे? एक गोल सा कोई भी आप आकृति ले लीजिए और यहाँ पर पेंसिल से ये गोल पोर्शन बनाइए। ये हमारा सबसे ऊपर का परत हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्क्लीरा। इसके बाद एक और परत बनाइए और एक और परत बनाइए। 3 परत हमने बना लिया। दूसरे वाले परत का नाम क्या है? कोरोइड। और ये जो सबसे अंदर वाला परत है इसका नाम है रेटिना। ये रेटिना यहां पर आकर के खत्म हो जाता है, तो रेटिना को कोरोइड से हमने जोड़ दिया। ये जो हमारा सबसे ऊपर का स्क्लीरा था, ये स्क्लीरा यहां आकर के थोड़ा सा बाहर की तरफ उभर जाता है, इसको कहते हैं कॉर्निया। इस कॉर्निया के पीछे लेंस लगा होता है। इस लेंस को सेट करने के लिए यहाँ पर एक मांसपेशी लगी हुई होती है। इस मांसपेशी को कहते हैं सिलियरी मसल। इस मांसपेशी को कहते हैं सिलियरी मसल। और ये जो हमारा कोरोइड था, यह कोरोइड इसके आगे आ करके एक दरवाजा बना लेता है। ये जो दरवाजा बना लेता है इसको कहते हैं आइरिस। और ये जो बीच में छोटा सा हमको जगह दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, इस छोटे से जगह को कहते हैं प्यूपिल। इसी प्यूपिल से प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। प्यूपिल से ही प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। ये हो गई पूरी नेत्र की संरचना। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल
इतना ज़्यादा नहीं बनाना है, बस सिंपल सा एक पहले सर्किल बना लिया, एक उसके बाद दूसरा सर्किल, एक उसके बाद तीसरा सर्किल, और जैसे जैसे हमने बताया है उसको ऐसे ही सेट कर देना है। इस जगह से दृक् तंत्रिकाएं निकलती हैं, इस जगह से दृक् तंत्रिकाएं निकलती हैं, और रेटिना, ये रेटिना सबसे लास्ट वाला था, और रेटिना पर ये जो पोर्शन यहाँ पर है इसको कहते हैं येलो पॉइंट, और जो ये पोर्शन है इसको कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट। तो क्या क्या हो गया, स्क्लीरा हो गया, उसके बाद कोरोइड हो गया, और सबसे लास्ट में रेटिना हो गया। रेटिना यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है, और जो कोरोइड होता है, ये जो स्क्लीरा होता है आगे आकर के उभार बना लेता है, और हर जगह ये सफ़ेद और नॉन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जहाँ पर ये उभार बनाता है यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसको कहते हैं कॉर्निया। और ये जो हमारा कोरोइड था, ये कोरोइड यहाँ पर आकर के एक दरवाज़ा बना लेता है, इसको कहते हैं आइरिस। ये आइरिस फैलता और सिकुड़ता है, आइरिस के फैलने और सिकुड़ने से यहाँ पर जो दरवाज़ा है उसकी साइज भी घटती और बढ़ती है, और इस दरवाजे को कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल से ही प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं। जब प्यूपिल बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रकाश किरण अंदर जाएगा, जब अंधेरे में होंगे तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, और जब हम धूप में रहेंगे, ज़्यादा प्रकाश में रहेंगे तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, ताकि प्रकाश किरणें कम अंदर जा सकें। तो ये हो गया हमारा पूरा आँख का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद से हमारा आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य की आंख की निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य की आंख के निकट बिंदु को देखें, तो निकट बिंदु का तात्पर्य हो गया, दूर बिंदु का तात्पर्य हो गया जैसे चंद्रमा, मून। चंद्रमा क्या है, ये बहुत दूर है अर्थात अनंत पर है, तो हमको चंद्रमा दिखाई देता है, तो चंद्रमा दिखाई देता है, इसलिए हम दूर बिंदु हमारा होगा अनंत, अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये अनंत है। तो अनंत पर स्थित वस्तु हमको दिखाई दे रही है, अर्थात हमारा दूर बिंदु अनंत हो गया। अब हम अपने सामने किसी पेन को रखें इतनी दूरी पर, तो ये पेन हमको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे पेन को नज़दीक लाएंगे तो भी हमको दिखाई देगा, लेकिन जब हमारा दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसके और नज़दीक लाएंगे तब हमको वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगा, अर्थात हम वस्तु को अब आसानी से नहीं देख सकते हैं। यदि हम वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे तो हमारे सर में दर्द हो जाएगा, और सर में दर्द क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो सिलियरी मसल हैं, ये जो सिलियरी मसल थे जो कोरोइड से जुड़े हुए हैं, तो यह जो सिलियरी मसल होते हैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंस के ऊपर लगाना पड़ता है, जिस कारण हमारा सर दर्द होने लगता है। अर्थात हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से जब और नज़दीक लाएंगे तब हम वस्तु को आसानी से नहीं देख सकते हैं। अर्थात हम कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु को आसानी से देख सकते हैं, और 25 से कम अगर कर देते हैं तो हमको आसानी से दिखाई नहीं देगा। इस कारण हमारा दूर बिंदु हो गया अनंत और निकट बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इसमें मनुष्य की आंख के निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु जहां पर हम सबसे नज़दीक रखी वस्तु को देख सकते हैं वह 25 सेंटीमीटर है, और दूर बिंदु क्या है, जहां तक बहुत दूर देख सकते हैं वह अनंत है, अर्थात यह अनंत हो गया। अब इसके बाद से आता है कि दृष्टि दोष क्या है। अब इसके बाद आता है दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष क्या है, तो ये हम अपना एक नेत्र बनाते हैं पहले। ये लेंस हो गया और यहाँ पर हमारा रेटिना है। तो यदि हम आँख के सामने कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका चित्र ये हमने ले लिया, यहाँ पर कोई वस्तु हमने रखा, तो इसका चित्र जो है उल्टा, इसका एक उल्टा चित्र, ये देखो इसका सर नीचे लेंगे तो इसका एक उल्टा चित्र रेटिना पर बनता है। स्वस्थ नेत्र अगर है तब इस वस्तु का चित्र बिल्कुल रेटिना पर बनेगा, लेकिन हमारे नेत्र में कोई दोष है
तो इसका चित्र बिल्कुल रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे या पीछे बनता है, या तो यहाँ बनेगा या तो इस जगह पर बनेगा। तो जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, रेटिना यहाँ पर है, प्रतिबिंब या तो आगे बने या तो पीछे बने, तब हमको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और जब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो यह वस्तु स्पष्ट नहीं नजर आती है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है। समंजन क्षमता भी बाद में बताते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। जो नेत्र लेंस है यह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से इसका चित्र रेटिना पर नहीं बनता है। इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? तो दृष्टि दोष हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो यह हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, और जब रेटिना के आगे बनेगा तब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो गए? दो, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब आता है कि दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं। हमको जो एग्जाम में लिखना है वो कैसे लिखना है, तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष में होता है, दो लाइन का ही लिखना है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष, नाम से लग रहा है कि दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट नहीं दिख रही होंगी, लेकिन इसकी वास्तविक परिभाषा है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात अनंत की वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखेगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो दूरदृष्टि दोष में दूर या अनंत की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु नजदीक की वस्तु 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु होगी वह साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में परिभाषा है कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जो पहला लाइन लिखेंगे वो क्या है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। लाइन चेंज कर देंगे तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? दूरदृष्टि दोष में जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें जो है जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब कहता है दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण, दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मे में क्या होता है? लेंस होता है। कौन सा लेंस लगाएंगे? तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हम दिखाते हैं कि कैसे होगा। ये जो बीच का लाइन है ये मुख्य अक्ष है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये है आपतित प्रकाश किरण। यह लेंस से टकराने के पश्चात रेटिना के
पीछे फोकस होती हैं, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें करना क्या है, इसमें हमको इसको सिकोड़ना है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ना है ताकि यह रेटिना पर आ सके, और प्रकाश किरण को सिकोड़ने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम चश्मा लगाएंगे और उस चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो यह प्रकाश किरण क्या होगी, इसको मिटा देते हैं हल्का सा, और ये हो जाएगी हमारी थोड़ी सी अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। ये प्रकाश किरण पहले यहाँ टकराती थी, अब अंदर की तरफ चली गई, और यह भी प्रकाश किरण थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा, और यह थोड़ा सिकुड़ने के कारण अब जा करके रेटिना पर मिलेगा, और जब रेटिना पर मिलेगा तब इसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अर्थात हमसे प्रश्न कर दिया दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित या दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। तो दूरदृष्टि दोष का कारण दो कारण है, या तो ये जो हमारा गोलक है या ये जो लेंस है, पहला कारण जो लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, लेंस पतला हो गया और लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, जिस कारण से यह प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे मिल रही हैं। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यह गोलक का आकार छोटा हो जाए, गोलक का आकार छोटा होने से रेटिना आगे आ जाएगी और अब इसका प्रकाश किरण पीछे मिलेंगी। तो दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला है लेंस पतला हो जाए जिस कारण इसका फोकस दूरी बढ़ जाए, लेंस पतला हो जाए और जिस कारण इसका फोकस दूरी बढ़ जाए, जिस कारण जो चित्र या प्रतिबिंब बनेगा वह रेटिना के पीछे बने। या दूसरा कारण हो सकता है कि जो गोलक है उस गोलक का आकार छोटा हो जाए, गोलक का आकार छोटा हो जाए, जैसे कि एक चित्र बना करके दिखाते हैं। ये जो प्रकाश किरण आ रही है स्पष्ट दृष्टि दोष में, यह यहाँ पर रेटिना पर चित्र बना रहा है, लेकिन किसी कारण से इस नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया तो इसका रेटिना इस जगह से हट करके इस जगह पर आ गया, और इस जगह पर आने के कारण चित्र तो यहाँ पर बन नहीं रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन नहीं रहा है, प्रतिबिंब तो पीछे बन रहा है। तो एक कारण हो गया कि नेत्र के गोलक का आकार छोटा हो जाए, और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस पतला हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। इन दोनों ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना के पीछे बनेगा, और रेटिना के पीछे जब बनेगा तब इस दोष से पीड़ित नेत्र को कहेंगे दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में हमको इन प्रकाश किरणों को सिकोड़ देना है ताकि प्रकाश किरणें भी अब रेटिना पर आ सकें। तो सिकोड़ने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात इस दोष के निवारण के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। अब इसके बाद से आता है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु जो कि अनंत पर है वह साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में अनंत पर रखी हुई वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देंगी। नाम से विरोधाभास होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ और स्पष्ट दिख रही है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है। नाम में विरोधाभास है। अब हम आते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा यह है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब निकट दोष के कारण क्या है। तो निकट दोष के कारण यह है
ये इसके रेटिना पर जाकर के मिल गया, अर्थात इसको कोई दृष्टि दोष नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है, या तो इस गोलक का आकार बड़ा हो जाए, अर्थात यह गोलक जो है इतना बड़ा हो जाए, यह गोलक इतना बड़ा हो जाए, जिस कारण से इसका रेटिना पीछे चला गया, या दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण होगा लेंस मोटा हो जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, और यह जो है प्रतिबिंब को रेटिना से पहले ही बना दे। तो दो कारण हो गए निकट दृष्टि दोष के, या तो नेत्र का गोलक बड़ा हो जाए जिससे रेटिना पीछे चला जाए और प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाए, या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि लेंस मोटा हो जाए, लेंस के मोटा होने से इसकी फोकस दूरी घट जाएगी और यह प्रतिबिंब को अब रेटिना से पहले बनाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या था, रेटिना के पीछे बन रहा था, इसमें रेटिना के पहले बनेगा। या तो नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो गया या तो नेत्र लेंस मोटा हो गया जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो गई। तो इसके दो कारण है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाए अर्थात वक्रता बढ़ जाए, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाए अर्थात इसकी वक्रता बढ़ जाए जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाए, और दूसरा कहता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात जो हमारा यहाँ पर आई बॉल या नेत्र गोलक था उसका आकार बड़ा हो जाए जिससे जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाए। तो पहला तो हो गया इसकी परिभाषा, दूसरा हो गया कि क्यों हो रहा है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब यह दृष्टि दोष हो गया है तब इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस हम यूज करेंगे। तो हम देखें कि जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था उस प्रतिबिंब को यहाँ बनाना है, तो प्रतिबिंब को यहाँ बनाना है अर्थात इन प्रकाश किरणों को क्या करना है, फैलाना है। तो इन प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात चश्मे में कौन सा लेंस लगा दें, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस लगा देंगे तो यह प्रकाश किरणें क्या होंगी, फैल जाएंगी, ये प्रकाश किरणें फैल जाएंगी, और फैलने के बाद क्या होगा, अब ये जा करके रेटिना पर मिलेंगी, अर्थात अब प्रतिबिंब रेटिना पर हमको प्राप्त होगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना है, अवतल लेंस प्रयोग करना है। तो ये होगी इसकी परिभाषा। अब हम जो चश्मे में लेंस का यूज करेंगे वह लेंस कितनी फोकस दूरी और कितनी क्षमता का होगा उसके बारे में न्यूमेरिकल्स देखना है। क्वेश्चन कहता है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम एक टेक्निक का यूज करेंगे। टेक्निक क्या है कि बिना चश्मे के वो जहां तक पढ़ सकता है उसको कहते हैं V, और चश्मा लगा करके जहां तक पढ़ सकता है उसको कहते हैं U। और ये V और U दोनों ही क्या है, ऋणात्मक है। बिना चश्मे के जिस दूरी तक पढ़ सकता है उसको कहते हैं V, और चश्मा लगाने के बाद जिस दूरी को पढ़ सकता है उसको कहते हैं U, और यह दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। और फोकस का फार्मूला हमको मालूम है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला होता है। ये इतनी चीजें जो लिखी हुई हैं ये हमको नहीं लिखना है, हमको सीधा सीधा क्या करना है, कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है बिना चश्मा लगाए, और फिर कहता है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस यूज करना है। लेंस का मतलब चश्मा। तो हम देखेंगे कि चश्मा लगाने के बाद उसको कहाँ देखना है, 25 सेंटीमीटर। तो चश्मा लगाने के बाद जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं U। ये कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। और
बिना चश्मे के जहां तक वो देख सकता है उसको कहते हैं v, तो बिना चश्मे के वो कितना दिख रहा है 20 सेंटीमीटर। u और v दोनों ऋणात्मक होता है, u और v दोनों ऋणात्मक होता है। तो कहता है कितनी फोकस दूरी का लेंस हमको यूज करना है। तो फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि यह कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा लेंस कौन सा होता है, अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस हमारा होता है अवतल। तो यहाँ पर जो हम फोकस निकाल रहे हैं, अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो किसमें होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये जो हम फोकस निकाल रहे हैं ये माइनस में ही आना चाहिए इसकी वैल्यू। अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल गलत हो गया है। तो एफ की वैल्यू माइनस में ही आना चाहिए। तो फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इतना हमको लिखना नहीं है, सीधा सीधा u बराबर इतना, v बराबर इतना, और हम जानते हैं, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो क्या हो जाएगा 1/v कितना दिया है -20 माइनस 1/u कितना दिया है 25, किसमें माइनस में। तो ये हो जाएगा -1/20 और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 1/25। 20 और 25 कैल्सियम हो जाएगा 100। नीचे वाले से भाग दो, 20 से 100 में भाग दो, तो 20 पंजे 100, 5 बार में गया और उस 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये -5 हो गया। नीचे वाले से भाग देंगे, 25 से 100 में भाग दो तो 25 चौके 100, 4 बार में गया, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना गया 4, और ये प्लस का साइन हो गया, बराबर कितना हो जाएगा -1/100। ये किसके बराबर है 1/f बराबर, तो f बराबर कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि जो फोकस दूरी हमारी है वो किस में आ गई, माइनस में, यानी कि हमारा न्यूमेरिकल सही है। तो इसको चश्मे में कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, अवतल लेंस का। उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर, ये 10 मीटर, सेंटीमीटर लिखा था करेक्शन, 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, तो इसको लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा, अवतल लेंस। ये अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी को देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बिना चश्मे का और चश्मे का दोनों दूरी हमको दे दिया था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, अर्थात बिना चश्मे के कहाँ तक देख सकता है 10 मीटर। तो बिना चश्मे के जहां तक देख सकता है उसको कहते हैं v, बराबर कितना हो जाएगा -10 मीटर। सही दृष्टि के लिए, अब यहां पर जो है सही दृष्टि कह दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको रख करके पढ़ना है, ठीक है। और इसमें सिंपल सा कह दिया कि सही दृष्टि के लिए। तो सही दृष्टि किसको कहेंगे, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, परंतु दूर, दूर का मतलब अनंत, अनंत पर स्थित वस्तु हमको साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पर सही दृष्टि जब कह दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए सही दृष्टि की बात कर रहा है, तो उसको अनंत पर रखी हुई वस्तु के बारे में बात कर रहा है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु, ठीक है, अर्थात उसको चश्मा लगाने के बाद कहाँ की वस्तु देखनी है, अनंत की। चश्मा लगाने के बाद उसको कहाँ की वस्तु देखनी है, अनंत की। तो चश्मा लगाने के बाद जो दूरी होता है उसको कहते हैं u। तो u कितना हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। तो इसमें v और u हमेशा दोनों किस में होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। ध्यान देंगे कि निकट दृष्टि दोष है इसलिए लेंस अवतल होगा, ये तो हमको पता है, और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बहुत ध्यान देंगे कि हमारा ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू माइनस में ही आनी चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं, 1/v कितना है -10 मीटर, माइनस 1/u कितना है माइनस अनंत। तो 1/अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो 1/अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा -1/10 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा -1/10। ये किसके बराबर है 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा
तो एफ बराबर हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो -10 मीटर। तो यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है। तो ये जो हमारा चश्मा यूज करेगा, उस चश्मे में जो लेंस यूज करेगा, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 मीटर होगी। उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 मीटर होगी, और माइनस में है, अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। अब इसके बाद से कहता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, तो अवतल लेंस हो गया, फोकस दूरी हमने निकाल दी। अब क्षमता भी निकालने के लिए कह रहा है हमसे, क्षमता भी निकालने के लिए कह रहा है। तो क्षमता P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। 1/f की वैल्यू किस में है, कितनी है? -10 मीटर, तो -10। तो भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो भाग देंगे, 1 से 10 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.1, और ये माइनस है तो माइनस, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर डी, अर्थात जो लेंस यूज करेंगे उसकी क्षमता कितनी है? 0.1 डायोप्टर। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी निकट दृष्टि दोष, यह भी निकट दृष्टि दोष का ही न्यूमेरिकल आ गया। पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गया कि उसको 80 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है, बिना चश्मे का। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? और प्रकृति पूछ रहा है हमको, एफ भी निकाल देना है और उसका पी भी निकाल देना है। तो कहता है कि इस दृष्टि को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। उसका फोकस कैसे पता करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष में हम देखेंगे कि 80 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देख सकता है बिना चश्मे के। तो बिना चश्मे के जो दूरी पर देख सकता है उसको कहते हैं v। तो कितना हो गया? -80 सेंटीमीटर। और जब इस दोष को हम संशोधित कर देते हैं तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर अर्थात अनंत पर वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो चश्मा लगाने के बाद उसको कहाँ की वस्तुओं को देखना है? अनंत की वस्तु को। तो चश्मा लगाने के बाद उसको वस्तु देखना है अनंत का, और चश्मा लगाने के बाद जिस दूरी तक देखना होता है उसको कहते हैं u। बिना चश्मे के जहां तक दिखता है उसको कहते हैं v, और चश्मा लगाने के बाद जहां को देखना उसको कहते हैं u। हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना दिया है? तो 1/v की वैल्यू है -80, माइनस 1/u कितना दिया है? माइनस अनंत। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा -1/80 माइनस 0 बराबर -1/80। ये किसके बराबर है? 1/f बराबर है। तो f बराबर कितना हो जाएगा? तो f बराबर हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी f की वैल्यू। अब कहता है कि इसकी क्षमता भी ज्ञात करें। प्रश्न में नहीं दिया फिर भी हम निकाल रहे हैं। तो क्षमता P बराबर होता है 1/f, जबकि f मीटर में है, और 100/f जबकि f सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था किस में आया था? सेंटीमीटर में। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? 100/f। ये हो जाएगा 100/f की वैल्यू कितनी हो गई? -80। तो हम यहाँ पे साइड में भाग दे करके देखते हैं कितना आ रहा है। 100 में 80 से भाग देते हैं तो 80 एकम 80, बचा हासिल 20, दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा। 80 दूनी 160, बचा हासिल 40, दशमलव लगा है 0 लगा देंगे, 8 पंजे 40, कट गया। अर्थात यहाँ पर 1.25 डायोप्टर, और ये माइनस में है तो माइनस, अर्थात इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1.25 डायोप्टर। अर्थात इस व्यक्ति को जो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर होगी और क्षमता -1.25 डायोप्टर होगा।
क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ सकता है। तो बिना चश्मे के कहाँ तक पढ़ सकता है? 50 सेंटीमीटर। तो इसकी जो v हो गई वो कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर माइनस में। उसे सही दृष्टि के लिए तो दूर दृष्टि वाले प्रश्न में क्या है? दूर या अनंत की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है, निकट की नहीं। कहाँ? 25 सेंटीमीटर। तो जो इसका सही दृष्टि का तात्पर्य हो गया कि उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके वस्तु को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है। तो चश्मा लगाने के बाद उसको कहाँ तक देखना है? चश्मा लगाने के बाद उसको 25 सेंटीमीटर देखना है, अर्थात यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -25 सेंटीमीटर। तो जो लेंस है उसकी प्रकृति बताइए। तो लेंस की प्रकृति उत्तल, ये तो सबको पता है। फोकस दूरी का लेंस हमको प्रयोग करना है, उसकी क्षमता भी निकालिए और चित्र बना करके भी समझाइए। तो सबसे पहले हम क्या करें? फोकस दूरी निकालें। अच्छा, यहाँ पर लेंस कौन सा यूज हो रहा है? उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है? धनात्मक। अर्थात हमारा यहाँ पर f की वैल्यू किस में आनी चाहिए? प्लस में आनी चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं। तो हम जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ये इतनी जो बातें लिखी हुई हैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन ये इतना लिखने का टाइम नहीं रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 1/v, v कितना है? -50, माइनस 1/u कितना है? -25। ये हो जाएगा -1/50 और ये माइनस मिल करके प्लस 1/25। 50 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नीचे वाले से भाग दो, 50 से कम 50 एक बार में गया और एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो गया -1 और ये हो गया प्लस। नीचे वाले से भाग दो तो 25 से 50 में भाग देंगे, 25 दूनी 50, 2 आ गया। 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 हो गया। कितना हो जाएगा? 1/50। तो f बराबर कितना हो गया? 50 और प्लस में। तो ये हमको प्लस में ही लाना था क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा आ गया। ये सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता भी ज्ञात करिए। तो P बराबर क्या है? सेंटीमीटर में है तो 100/f, जबकि f सेंटीमीटर में है, बराबर 100/+ 50। 50 से 100 को काट देंगे तो 2 आ गया या 2.0 और ये प्लस डायोप्टर। क्षमता इसकी कितनी हो गई? 2 डायोप्टर हो गई। अब कहता है कि किरण आरेख बना करके समझाइए। तो किरण आरेख बनाते हैं। ये चश्मे का लेंस हो गया, यह उसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर f, यहाँ पर 2f, इधर भी f, इधर भी 2f। कॉपी पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 8 सेंटीमीटर लेंगे। इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 8 सेंटीमीटर लेंगे। अब जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ सकता है। तो इसकी जो फोकस दूरी थी, ये तो चित्र बनाने के लिए अलग हमने पैमाना ले लिया। इसकी जो फोकस दूरी थी कितनी थी? 50। अर्थात न्यूमेरिकल के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। चित्र बनाने के हिसाब से 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के हिसाब से कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। और वस्तु को कहाँ पर रख करके पढ़ना है? तो वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ना है। इसको मिटा देना, कंफ्यूजन कर रहा है, वो चित्र बनाने के लिए था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखा गया है? हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, v की वैल्यू कितनी थी? -50 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितनी थी? -25 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे हमने वस्तु को कहाँ रखा है?
-25 सेंटीमीटर, अर्थात लेंस के बायां तरफ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो 25 यहाँ बीच में कहीं होगा, तो यहाँ हमने वस्तु को रख दिया। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 50 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब इसी फोकस पर ही कहीं बन रहा है। और हमको पता है लेंस के बायां तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, और लेंस के दाहिनी तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अब एक प्रकाश किरण चलेगी और इसके फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। और यह चित्र जो है इस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा गड़बड़ है, ये पीछे की तरफ क्या होगा? फैलता जाएगा। ये जब स्केल से बनाएंगे तो साफ बनेगा, फैलता जाएगा। और इस धर जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिलेंगे। तो कैसे बनाना है? लेंस बनाया, लेंस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 2f, इधर भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 2f बना लिया। ये चित्र केवल बनाना है। अब हम लिखेंगे क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखना था? तो वस्तु को रखना है 25 सेंटीमीटर, अर्थात ये वस्तु को रख दिया, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 50 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस के ऊपर ही बन रहा है। और किरण आरेख जब हम कॉपी पे बनाएंगे तो सही बनेगा, और ये ठीक इसी के ऊपर काटेगा एक दूसरे को, और जहाँ यहीं पर काटेगा यहीं पर इसका हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो चश्मा पहन करके पढ़ सकता है। चश्मा पहन करके जब जो दूरी दिया रहता है चश्मा पहनने के बाद उसको कहते हैं यू, तो ये -25 सेंटीमीटर। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता दिया है P -2.0 डायोप्टर। बिना चश्मे के, तो बिना चश्मे के जो दूरी होता है उसको कहते हैं V, हमको पता करना है। तो V पता करने के लिए हमको फोकस पता होना चाहिए। फोकस पता करने के लिए P दिया हुआ है, तो हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी हम सेंटीमीटर वाला ही लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f की जगह पर अब 100/f। ये मीटर में था और ये सेंटीमीटर में, तो हमारा फार्मूला हम सेंटीमीटर वाला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। तो f सेंटीमीटर में बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, 1/100/p। तो 100, p की वैल्यू कितना दिया है? -2.0 डायोप्टर। ये माइनस आगे आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। अब हम v की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इस पूरी वैल्यू को या इसको हम उल्टा लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। हमको ये निकालना है तो इसको हम ट्रांसफर कर दें, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f, और ये हो जाएगा, ये जो माइनस 1/u है इधर आकर के प्लस 1/u हो जाएगा। ये f की वैल्यू कितनी आई थी? -50 सेंटीमीटर, साइड में लिख ले रहे हैं। तो 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है? -50, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -25। तो ये हो जाएगा -1/50 और ये हो जाएगा -1/25। एलसीएम हो जाएगा 50, ठीक है। अच्छा, ये -2D कहाँ है? अर्थात ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस के लिए जो दृष्टि दोष होता है वो कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। तो ये हो गया
नीचे वाले से भाग देंगे। 50 से कम 50 एक बार में गया और 1 का ऊपर गुणा 1 हो गया। माइनस का साइन 25 से 50 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 हो गया, बराबर -3/50। ये किसके बराबर है? 1/v बराबर। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -50/3 भाग देते हैं, 50 में 3 से भाग देते हैं तो 3 एक कम 3, 50 से 2 0, 3 छक्के 18, 50 से 2 दशमलव लगा देंगे 0, फिर 6 आ जाएगा, यानी कि 16.6 सेंटीमीटर माइनस में। तो हम देखेंगे कि u और v की वैल्यू माइनस में ही होती है, तो यहाँ पे ये माइनस में आया, इसका मतलब सही है। अगर ये माइनस में ना आता, प्लस में आता, तो हमारा न्यूमेरिकल गलत था। तो -16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को पढ़ सकता है बिना चश्मा लगाए। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रिज्म देखेंगे।